हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 का 6 मार्च का शिफ्ट 1। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैरा जंबल से। तो पहला आपका ये है, आप अपना एक बार पूरा ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, पहले तो हम ऑप्शन पर अटैक करेंगे और उससे पहले क्या काम करेंगे कि एक बार पेयर देखेंगे, क्या पेयर बन रहा है। अगर पेयर बन रहे होंगे तो इस ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर पेयर मिल जाते हैं और वहीं से आंसर आ जाता है तो बहुत फास्ट हो गया, ना तो फिर हम पूरा देखेंगे कि क्या हो सकता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, परहैप्स नो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर पॉपुलर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल दैन वॉट इज गिवन बाई अब्राहम लिंकन। तो कह रहा है कि संभवतः ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं होगी डेमोक्रेसी की जो कि इतनी पॉपुलर हो या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो जितनी कि अब्राहम लिंकन की थी। जो अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, वो हर जगह एक्सेप्टेबल थी, लोगों ने एक्सेप्ट किया और वो काफ़ी पॉपुलर भी थी। ठीक है, ही डिफाइंस, कौन ही, अब्राहम लिंकन, ही डिफाइंस डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये हमने काफ़ी बार सुना है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन किया था कि लोगों की गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा है, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए। ठीक है, अब यहां तक देखा आपने, एक चीज ध्यान दी, पहले ये डेफिनेशन आई, फिर यहां पे उसने बताया कि ही डिफाइंस डेमोक्रेसी, उस डेफिनेशन को डिफाइन किया। तो सबसे बेस्ट यहां पे क्या लग रहा है कि एक पेयर बन गया, पी क्यू का एक पेयर बन गया। ठीक है, अब आर एस देखते हैं। सर्टनली डेमोक्रेसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है, मतलब कि लोगों की इच्छाओं को दिखाती है। लोगों की जो इच्छा होती है वो उस चीज़ को दिखाया जाता है। जैसे हम लोग लोगों को इलेक्ट करते हैं, है ना, पॉलिटिशियन को, तो हमारी इच्छा क्या होती है कि वो ये काम करे। तो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारी इच्छाओं को, हमारी जो मन में चीज़ें हैं वो रिप्रेजेंट करती है। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ तक। टू बाइंड द पीपल, लोगों को जोड़ने के लिए, एंड टेक द नेशन अहेड ऑफ द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, और पूरे राष्ट्र को प्रोग्रेस की तरफ आगे ले जाने के लिए डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे सही गवर्नमेंट है, एक सिस्टम है इंडिया के लिए। ये भी बात सही है कि देखो, पुराने जब राज्य चेंज होते थे या राजा चेंज होता था तो बहुत मारकाट होती थी, मगर डेमोक्रेसी में मुंह जवानी चाहे जितना भी चले, मगर अंततः लोग जो जीतता है उसको बधाई देते हैं, चाहे कोई भी हो ना। तो ये सबसे अच्छी है कि प्रोग्रेस के लिए भी है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, आराम से हर चीज़ हो जाती है। यहां आर और एस एक पेयर बना रहे हैं। देखो, इस आर ने थोड़ा सा और डिफाइन किया डेमोक्रेसी को और एस ने कंक्लूड किया, है ना। अब ये नहीं पता कि ये आर एस पहले आएंगे कि पी क्यू पहले आएंगे, ये बाद में देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं क्या पी क्यू और आर एस कहीं पेयर में है। पी क्यू आर एस उल्टे हैं, हटा दो। क्यू आर एस पी, देखो पहले तो पी क्यू तो एकदम ही साफ दिख रहा था, तो यहाँ पर भी नहीं है। पी क्यू यहाँ पे है, क्यू पी उल्टा दिया हुआ है। देखो, ये मैंने ऑप्शन अपने मन से नहीं रखे हैं, जो पेपर में आया था वही उठा के रख दिया है। हम लोग ने अब तक काफ़ी एग्जाम्पल देख चुके हैं, ज़्यादातर हम पैराजम्बल कर रहे हैं 2022 के, और हम देख रहे हैं कि ये तो पेयर बनाने से ऑप्शन कट जा रहे हैं, है ना। तो इतना हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये तो हो गई एग्जाम अप्रोच। तो 100% थर्ड वाला सही है। अब देखते हैं कि पी क्यू आर एस है क्यों। पी ने डेफिनेशन दी डेमोक्रेसी की, किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने। फिर क्यू ने बताया कि अब्राहम लिंकन ने अपनी डेमोक्रेसी जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी उसको कैसे डिफाइन किया। ठीक है, फिर आर जो है, फिर उसने डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल दी। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर जो एस ने है वो कंक्लूड किया, उसको सिर्फ इंडिया के लिए ले आया गया, है ना। डेमोक्रेसी को सिर्फ इंडिया के लिए ले आया गया कि हम इस डेमोक्रेसी को यूज करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अपने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फ्लो दिख रहा है, तो पी क्यू आर एस एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये सेकंड वाला है, इसको एक बार देखो, खुद ट्राई करो। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करना, पूरा दिमाग लगाना, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फोर्ट हैरे वॉज मोर देन दैट, इट वॉज अ बेकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स
फ्रॉम ऑल ओवर सदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, अब फोर्ट हैरे कुछ होगा, कह रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा था। इट वॉज अ बेकन, कह रहा है ये एक तरीके से मतलब आशा की किरण थी, किसके लिए? अफ्रीकन स्कॉलर, जो अफ्रीका में पढ़ने वाले लोग थे। फ्रॉम ऑल ओवर सदर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीकन, जो अफ्रीकन स्कॉलर थे कहाँ से? सदर्न सेंट्रल से और ईस्टर्न अफ्रीका से। ठीक है, अभी कुछ समझ नहीं आया ना। बी वाला देखते हैं। अंटिल 1960 द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हैरे, अच्छा ये यूनिवर्सिटी है फोर्ट हैरे, इन द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ एलिस, कोई जगह होगी एलिस, टाउन होगा कोई, वहाँ की जो नगर पालिका है वहाँ पर, अबाउट 20 माइल्स ड्यू ईस्ट फ्रॉम हेल्डाउन, कह रहा है कि 20 माइल ईस्ट की तरफ वो था, यूनिवर्सिटी थी हेल्डाउन से। वॉज द ओनली रेसिडेंशियल सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज था, यही सिर्फ एक सेंटर था हायर एजुकेशन का, जो वहाँ के ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका में। आप लोगों को पता ही होगा ब्लैक और वाइट वाला चक्कर वहाँ पे अफ्रीका में एक समय बहुत था। फिर सी वाला है, फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, जो ऑथर है वो बोल रहा है कि जैसे मेरे जैसे जो नौजवान काले लोग हैं, जैसे मैं हूँ, इट वॉज ऑक्सफर्ड, ये इट किसके लिए आया है? क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए। ये इट वॉज ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड येले। तो इसने बहुत महान जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कह रहा है कि ये मेरे लिए वैसे ही था, जैसे ऑक्सफर्ड हो गई, कैम्ब्रिज हो गई, हार्वर्ड हो गई, येले हो गई, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हैरे वैसे ही मेरे लिए भी था। ऑल रोल्ड इनटू वन, मतलब इन सब को मिलाकर ये वाली फोर्ट हैरे थी। कह रहा है कि इन सब को अगर मिला लिया जाए तो मेरे लिए फोर्ट हैरे एक ही जैसा था। द रेजेंट वॉज एंशियस फॉर मी टू अटेंड द फोर्ट हैरे। द रेजेंट क्या होते हैं? जैसे नहीं होता है कि कई बार आपकी गार्जियनशिप कोई और ले लेता है, मान लो जैसे मामा हो गए, चाचा हो गए, आपको कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो वो कहते नहीं है कि हमको एक गार्जियन चाहिए होगा। आपका गार्जियन कौन है? पेरेंट्स बहुत दूर होते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं, कोई आपका गार्जियन बन जाता है, उसी को बोलते हैं रेजेंट। द रेजेंट वॉज एंशियस फॉर मी, वो मेरे लिए मतलब काफ़ी उत्सुक थे, बेचैन थे, टू अटेंड फोर्ट हैरे, मतलब वो चाहते थे कि मैं अटेंड करूं, मेरा सिलेक्शन हो जाए कहाँ पे? फोर्ट हैरे में। एंड आई वॉज ग्रेटिफाइड टू बी एक्सेप्टेड देयर, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं वहाँ पर मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी। आई फेल्ट दैट, मुझे मतलब फील हुआ था, दैट आई वॉज बींग ग्रूम्ड फॉर सक्सेस इन द वर्ल्ड, कि मुझे ऐसे तैयार किया जा रहा है जैसे मुझे दुनिया में सफलता के लिए मुझे तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया बात? क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? पहले ऑप्शन को देखते हैं। बी, बी, सी, बी। सी सबसे अलग लग रहा है, पहले इसी को देख लेते हैं। फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, इट वॉज ऑक्सफर्ड। नहीं, ये बहुत जल्दी बीच वाले कंक्लूजन में नहीं आ गया है कि वो इट वॉज। अब देखो ये इट प्रोनाउन भी लगा हुआ है, इसका मतलब उससे पहले कोई चीज़ बात हुई होगी, तो सी पहला सेंटेंस कैसे हो जाएगा? हटा दो। अब बात आती है कि बी तो पहला हो ही गया, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अंटिल 1960 तो हमने पढ़ दिया है, एक बार आप देख लो एक बार कि बी जो है वो पहला सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस क्या होगा? एक जगह ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब देखते हैं, पहले ए को देख लेते हैं। फोर्ट हैरे वॉज मोर देन दैट, अच्छा ठीक है। इट वॉज अ बेकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर। अगर हम ये देखें यहाँ पे सी वाला, फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, इट वॉज ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ठीक है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, सर ए होगा या सी होगा या फिर डी। देखो बहुत जल्दी आ गया कि लोग एक तरीके से यहाँ पे उसने कंक्लूड किया हुआ है ना, कि मेरे जो गार्जियन थे वो काफ़ी बेचैन थे कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, और मैं काफ़ी ग्रेटिफाइड था कि मेरा वहाँ पे एक्सेप्टेड हो गया था मैं, और मुझे ऐसा फील हुआ था कि उन्होंने मुझे ऐसे तैयार किया जैसे मैं दुनिया में सफल होने के लिए ही हूँ। तो यहाँ पे डी तो होगा नहीं, ए और सी क्या होगा बताओ? देखो सी जो है वो यहाँ पे वो अपना ओपिनियन दे रहा है एक तरीके से ना, जो राइटर है वो अपना ओपिनियन दे रहा है कि मेरे लिए वो ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येले जैसी थी। मगर जो ए है वो फोर्ट हैरो को डिफाइन कर रहा है, थोड़ा सा और बता रहा है उसके बारे में, डिटेल दे रहा है। तो बी के बाद ए नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे देखो बी ने क्या था, अंटिल 1960 द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्ट हैरे। देखो यहाँ पे सीधे उस फोर्ट हैरे की बात हुई जो यूनिवर्सिटी थी, और उसने जैसे ही बताया कि ये एक रेसिडेंशियल सेंटर था हायर एजुकेशन का, जो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद देखो ए ने कहा फोर्ट हैरे वॉज मोर देन दैट। फोर्ट हैरे मतलब सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं था, वो और भी ज़्यादा थी, उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा थी। क्यों?
इट वॉज अ बैकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स, कि एक तरीके से वो आशा की किरण थी। वहाँ पे बहुत सी समस्याएं थी ब्लैक एंड वाइट वाली। तो कह रहा है कि हमारे लिए वो उस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा वैल्यू थी उसकी, क्योंकि वहाँ से हमको दिखता था कि कैसे हम सफलता और कैसे अपनी जो जो सामाजिक समस्याएं उनसे आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पर BA ही सबसे बेस्ट है। अब अगर हम पेयर देखें तो सेकंड वाला भी कट गया और पहला वाला ऑप्शन हो गया। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगा मगर तुरंत हम ऑप्शन में आ गए। ये तो मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, मगर जो लोग पकड़ रहे होंगे उनको सोचो कि सेकंडों में काम हो रहा है। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत मीनिंग पता होनी चाहिए। ये नहीं कि बैक एंड का मतलब नहीं पता है तो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वो कैप सही होनी चाहिए। तो BA हो गया। उसके बाद देखो फिर उसका ओपिनियन आएगा फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ, जैसे मेरे जैसे जो साउथ अफ्रीकन ब्लैक लोग हैं उनके लिए ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येले जैसी यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद वो कंक्लूड कर रहा है कि जो मेरे गार्जियन थे वो चाहते थे कि मैं अटेंड करूं और मैं अटेंड हुआ और ये बहुत अच्छी बात थी ना। तो फिर उसने D में जो है वो कंक्लूड किया। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था यहाँ पे? BACD। ठीक है, ये थर्ड वाला है, पैरा जंबली है। इसको आप फिर से एक बार अटेम्प्ट करिए और देखिए कि क्या, और ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे देखने में, तो एक बार आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सेंटेंस है वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM। हम वहाँ 10 बजे पहुँच गए थे। ठीक है, कहाँ पहुँच गए थे कुछ अभी पता नहीं है। द फर्स्ट राइड वी टुक वॉज द फ्यूरी व्हील। आपने देखा नहीं है एक लंदन में इस तरीके के ऐसे बहुत बड़ा एक टावर टाइप का होता है जिसमें झूला टाइप का होता है और लोग घूमते रहते हैं, उसी को बोल रहा है फ्यूरी व्हील। कह रहा है सबसे पहले हमने जो पहली राइड थी वो किस में ली? फ्यूरी व्हील में ली। ठीक है, इट वॉज अ रियली बिग, वो बहुत बड़ा था। एंड ऑल ऑफ अस वर येलिंग, और हम सब चिल्ला रहे थे, एंड क्राइंग, और रो रहे थे। ठीक है, खुशी के मारे। Yesterday, my friends and I went on a short picnic to an amusement park. ठीक है, कह रहा है कि कल जो बीत गया कल मेरे दोस्त और मैं शॉर्ट पिकनिक में गए थे, एक पिकनिक मनाने गए थे अम्यूजमेंट पार्क में। ठीक है, थर्ड D वाला है इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम, जबकि हम टाइम में पहुंच गए थे। देयर वॉज अ सर्पेंटाइन क्यू फॉर द टिकट्स। कह रहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कतार लगी हुई थी टिकट्स के लिए। सर्पेंटाइन मतलब जो सांप जैसी हो, काफ़ी लंबी, घुमावदार। ठीक है, यहाँ लोग खड़े हुए तो वो सर्पेंटाइन जैसी लग रही है। आई टुक द एंट्रेंस टिकट, फिर मैंने एंट्रेंस टिकट ले लिया था। ठीक, क्या होना चाहिए पहला? बताओ ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए? CACA। अच्छा, C और A में होना चाहिए। ठीक है, C और A क्या लग रहा है? अब बताओ कि ये वी रीच देयर, हम 10 बजे पहुंच गए थे, या फिर ये यस्टरडे, कल हम मेरे दोस्त और मैं हम पिकनिक मनाने अम्यूजमेंट पार्क गए थे। क्या बोलोगे पहले? यही बोलोगे ना कि कल हम गए थे पिकनिक मनाने, तो C होगा। ठीक है, A वाले ऑप्शन गए, CDBA। अब बात आती है D और A के बीच में कॉम्पिटिशन कराओ। ठीक है, देखते हैं A और D में कौन आएगा। वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए, वो जो दोस्त हैं और मैं अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम देयर वाज अ सर्पेंटाइन क्यू फॉर द टिकट्स। अच्छा ठीक है, कह रहा कि हम जबकि टाइम पे पहुंच गए थे उसके बावजूद भी बहुत लंबी कतार लगी हुई थी टिकट के लिए। ये कह रहा है कि वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM, हम वहाँ पे 10 बजे के आसपास पहुँच चुके थे। क्या बोलोगे पहले? तो मैं कैसे बता कि वो टाइम पे पहुँच गया था? उसने अपना टाइम बता दिया है ना। क्या लग रहा है क्या आएगा पहले? A आएगा ना, टाइम पहले बताया ना उसने, तो CA। अब वो बोलेगा इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम। अब एक चीज देखो, यहां इसने बोला आई टुक द एंट्रेंस टिकट। पहले टिकट लोगे या B वाला कि पहले राइड लोगे? पहले टिकट लोगे, तो D यहां पे होगा और फिर B हो जाएगा। इजी था ना ये, CADB। कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो पैरा जंबल है तीनों में से कितने सही हुए। क्या तीनों 3 सही हुए? तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर आप क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक कि किसके बारे में क्लोज टेस्ट, फिर आगे पार्ट में स्टार्ट करते हैं। द फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट इज कॉमनली यूज टू रेफर टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट डैश सिविल सोसाइटी। कह रहा है कि जो फ्रेज है जैसे नॉन गवर्नमेंटल, जो गवर्नमेंट से जुड़ी नहीं है, या नॉन प्रॉफिट जो कि लाभदायक चीज़ों के लिए काम नहीं कर रही है, इज कॉमनली यूज टू, वो किसके लिए यूज़ की जाती है कॉमनली? वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट
डैश सिविल सोसाइटी। क्या होगा ऑप्शन देखो, कंप्राइजेस, कंप्राइजिंग, कंप्राइज्ड, कंप्राइज। अब देखो एक चीज समझाता हूं, ये दैट लगा हुआ है, एक होता है विच और एक होता है हु। ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नाउन दी होती है, अगर ये लिविंग है या नॉन लिविंग है तो दैट भी आ जाएगा, अगर ये कोई थिंग है तो विच आएगा, अगर कोई पीपल है या फिर लोग हैं तो फिर हु आएगा, ठीक। ये यहाँ पे ये क्या स्टार्ट करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्या? दैट, विच, हु। ये स्टार्ट क्या करते हैं अगर नाउन उनसे पहले है? रिलेटिव क्लॉज। क्या स्टार्ट करते हैं? रिलेटिव क्लॉज। ये रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? एक तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज, जो कि नाउन के बारे में बताते हैं। क्लॉज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। तो ये दैट किसके बारे में लगा हुआ है? यहां से रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहा है। क्या है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशंस। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो दैट है ये इसको जोड़ रहा है, ये एक तरीके का सब्जेक्ट है ये रिलेटिव क्लॉज का, ठीक। यहां पे क्या आना चाहिए? ये तो हो गया नाउन, या दैट मान लो जिसने जोड़ा, ये हो गया सब्जेक्ट। ये कैसा सब्जेक्ट हो गया? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस को दिखा रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यहां पे वर्ब आनी चाहिए। कैसी वर्ब आएगी? कंप्राइजेस, कंप्राइजिंग, कंप्राइज्ड, कंप्राइज। अब एक चीज देखो, कंप्राइज का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को बनाना, किसी चीज से बना हुआ। ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, तो फोर्थ वाला हुआ, ठीक। क्या कह रहा है अब? द फ्रेज नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट इज कॉमनली यूज टू रेफर टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन दैट कंप्राइज सिविल सोसाइटी। कह रहा है कि नॉन गवर्नमेंटल या नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम उनको कहते हैं ज़्यादातर जो कि एक सिविल सोसाइटी का निर्माण करते हैं या उसको बनाते हैं, ये एक सभ्य समाज को बनाते हैं, ठीक है। कंप्राइजिंग तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो सकता है या फिर वर्ब प्लस आईएनजी हो सकता है। तो उससे पहले इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। वो तो है नहीं तो ये कट गया। पास्ट की बात है नहीं, देखो आर लगा हुआ है यहाँ पर और हैव लगा हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो ये भी कट गया। सिंगुलर सब्जेक्ट था नहीं तो ये भी कट गया, तो फोर्थ वाला सही था। इन जनरल such organizations are distinguished by the dash that they operate for reasons other than the financial gains। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सच ऑर्गेनाइजेशन, ये आर डिस्टिंग्विश्ड, ये इनको अलग किया जा सकता है, ये डिफरेंट होते हैं। कैसे? बाई, प्रीपोजिशन आया, द आया, यहाँ पे क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, ठीक है। फैक्ट भी नाउन है, वैल्यू भी नाउन है, क्लू भी नाउन है, लाई भी नाउन है। क्या आना चाहिए बताओ? बाय द लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, ये तो नहीं होगा। क्लू मतलब हिंट, ये भी नहीं होगा। वैल्यू मतलब मॉरल आपकी, है ना, आपकी जो कि एक तरीके से वैल्यूज हैं, वो भी नहीं होगा। फैक्ट होगा, फैक्ट मतलब एक तरीके की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बाय द फैक्ट सच ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द, इनको अलग किया जा सकता है बाय द फैक्ट, इस इंफॉर्मेशन के साथ, कि दैट दे ऑपरेट फॉर रीजंस, ये काम करते हैं रीजंस के लिए, किसी चीज़ों मतलब किसी महत्वपूर्ण विषयों के लिए, अदर देन द फाइनेंशियल गेन्स, मतलब फाइनेंशियल गेन के लिए काम नहीं करते हैं, ये किसी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए काम करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए, या फिर समाज में किसी भी वर्ग के साथ कुछ समस्या ज़्यादा है या फिर उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा हो, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ऐसे बहुत से एनजीओ है, हमको पता भी है, ठीक, जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। सर्वेज, जो सर्वे होते हैं, इंडिकेट दैट एनजीओ हैव अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक डैश विच कैन मेक दम अ यूजफुल प्रॉक्सी फॉर द कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कह रहा है सर्वे बताते हैं कि एनजीओ के ऊपर बहुत हाई डिग्री ऑफ पब्लिक, क्या होता होगा सोचो, विच, जो कि उनको बनाते हैं एक यूजफुल प्रॉक्सी। यूजफुल प्रॉक्सी का मतलब कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई इंसान जो दूसरों की समस्याओं के लिए खड़ा हो। तो किसके लिए खड़ा होता है? फॉर द कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए खड़े हो सकते हैं ये, उनकी समस्याओं के लिए, और स्टेक होल्डर जो उनका पार्ट हो या उनसे जो जुड़े हों। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? ऑफ पब्लिक, अब यहाँ पे नाउन चाहिए हमको, थॉट, ट्रस्ट, बिलीफ, आइडिया। ऑफ पब्लिक आइडिया, ओपिनियन, तो ये तो होगा नहीं,
बिलीफ, ट्रस्ट कंफ्यूजिंग लग रहा है। थॉट भी आइडिया नहीं, ये भी नहीं। ट्रस्ट होगा कि बिलीफ होगा? देखो, ट्रस्ट का मतलब होता है जब आप किसी के ऊपर विश्वास करते हो, ठीक। बिलीफ का मतलब भी वही आता है, मगर बिलीफ जो है हम किसी आइडिया के ऊपर विश्वास करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई 7 समंदर पार कोई वहाँ पे सोने की कोई चीज़ है, तो आप भले ही आपने कभी जीवन में देखी ना हो, मगर वो आपने उस आइडिया के ऊपर विश्वास कर लिया। जैसे भगवान वाला भी आइडिया है भाई, बहुत लोग नास्तिक होते हैं, है ना, बहुत से लोग आस्तिक होते हैं। तो जो नास्तिक होते हैं वो यही कहते हैं भाई है नहीं भगवान, मगर जो आस्तिक होते हैं वो कहते हैं नहीं, देखो प्रूफ नहीं है, मगर मैं अपने मन से महसूस करता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ईश्वर हैं। तो ये बिलीफ हो गया, जब आप किसी एक आइडिया के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है। ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट अलग चीज़ होती है। विश्वास तब होता है जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, जब आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव करता है, आपको कोई धोखा नहीं देता, तो आपका ट्रस्ट बढ़ता है। बिलीफ एक ऐसा सिस्टम होता है जब आप बिना किसी प्रूफ के पूरे मन से विश्वास करते हैं, ठीक। तो बिलीफ तो यहाँ पे होगा नहीं, पब्लिक ट्रस्ट होगा, क्योंकि एनजीओ ने बढ़िया काम किए हैं, इसकी वजह से लोगों का विश्वास है। जिस दिन वो खराब काम करना स्टार्ट कर देगा, वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है? डिग्री ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। NGOs range from small pressure groups on specific environmental concerns or human rights dash। कह रहा है कि जो NGO हैं ये काफ़ी रेंज के हो सकते हैं, स्मॉल ग्रुप के भी हो सकते हैं जो कि एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की किसी समस्या पे आधारित हों, या फिर वो ह्यूमन राइट क्या, एवोल्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन, वायलेशंस, क्या होगा बताओ? एवोल्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन, वायलेशन। अब एकदम देखो साफ दिख रहा है यहाँ पे। ह्यूमन राइट क्या होते हैं बताओ? ह्यूमन राइट्स हम लोग क्या वर्ड पढ़ते हैं? वायलेशन। एकदम इजी है ये तो, ठीक है, यहाँ पे कोई वही नहीं था। प्रोहिबिशन मना करते हैं, नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं। जैसे हमारी समाज में बहुत से सोसाइटी के सेक्शन ऐसे बटे हुए हैं जिसमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है ना। लोग वहाँ बैठना नहीं पसंद करते, पानी पीना नहीं पसंद करते। ऐसा होता था पहले, अब नहीं होता उतना, मगर फिर भी एक समस्या तो है कहीं ना कहीं गाँव के इलाकों में। तो ये भी नहीं, ये चीज़ नहीं कह रहे हैं वो, ये थोड़ा सा पूरे ह्यूमन राइट वायलेशन जो थोड़ा सा ब्रॉड वे में करते हैं वो। एवोल्यूशन किसी को जज करते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। काफ़ी बार हमने सुना है कि ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से एनजीओ जो होते हैं वो काफ़ी आगे आते हैं, तो ये परफेक्ट है। कह रहा है कि एनजीओ जो है वो काफ़ी स्मॉल ग्रुप्स की हो सकते हैं, प्रेशर ग्रुप जो कि स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को देखेंगे, कंसर्न को देखेंगे, ह्यूमन राइट वायलेशन को देखेंगे। और कुछ एजुकेशनल चैरिटीज़ होते हैं जो किताबें बांटते हैं या फिर लोगों का एडमिशन कराते हैं, ऐसे भी एनजीओ होते हैं। वुमेन रिफ्यूजीज, भाई जो औरतों के ऊपर आजकल घर में अत्याचार हो रहे हैं या बाहर अत्याचार हो रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए भी एनजीओज हैं, तो वो ऐसे भी होते हैं। कल्चर और एसोसिएशन, कल्चर को बचाने के लिए, किसी भी देश का या किसी सोसाइटी का कल्चर को बचाने के लिए भी काफ़ी एनजीओज हैं, तो वो भी होते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। लीगल फाउंडेशन आपको लीगली हेल्प कर देंगे, आपका पैसा नहीं लगेगा, ऐसे भी एनजीओज होते हैं जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम, कभी किसी आपदा के आने पर, चाहे फ्लड आ गया या कोई भी अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे वो अपने लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों को भेजते भी हैं। एंड द लिस्ट कुड गो ऑन, और ऐसी लिस्ट आगे भी बहुत है। टू लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल से बड़े भी हो सकते हैं, ये लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, विद हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस। कह रहा है कि 100 या हजारों इनकी ब्रांचेस होती हैं, और मेंबर्स भी होते हैं पूरे विश्व में, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब पैसेज स्टार्ट करते हैं। द सेज ऑफ साइंस आइंस्टीन वॉज सिटिंग इन अ डिप्रेसिव एंड पेंसिव मूड वन इवनिंग। कह रहा है कि जो सेज ऑफ साइंस थे, कि जो बहुत ही ज्ञानी थे साइंस में, आइंस्टीन, एक दिन वो काफ़ी डिप्रेसिव और पेंसिव मूड में बैठे थे, काफ़ी दुख के मूड में बैठे हुए थे। हिज आइज वर ब्रिमिंग विद टीयर्स, उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई थी। द पेन वॉज एविडेंट ऑन हिज फेस, जो दर्द था वो उनके चेहरे पे साफ देखा जा सकता था। ही पीप्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज रूम, वो अपनी खिड़की की तरफ बाहर झांकते हैं। द सन हैड अ सेट अ फ्यू मिनट्स बैक, कुछ ही मिनटों पहले सूर्यास्त हुआ था। द स्काई वॉज फिल्ड विद अ रेडिश ग्लो, जो आसमान था वो पूरा लाल हो गया था। एट दिस सनसेट ही फेल्ट दैट इट वॉज ह्यूमैनिटी दैट हैड संक इनटू डेविलिश डार्कनेस। कह रहा है कि इस सूर्यास्त में उनको ऐसा फील हो रहा था कि जो इंसानियत है वो एक बहुत ही भयावह, क्या कहते हैं, डार्कनेस से पहुंच चुकी है, मतलब ऐसी जगह पहुंच चुकी है, बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। एंड द रेडिश ग्लो इन द स्काई वॉज द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी स्प्लिंग ऑल ओवर द स्काई फ्रॉम अर्थ। और कह रहा है कि जो आसमान लाल दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि इंसानियत का कत्ल हो चुका है, और उसकी जो
खून है वो पूरे आसमान में फैल चुका है। विद टायर स्टेप, थके हुए कदमों के साथ, ही वॉकड बैक टू हिज चेयर, वो अपनी चेयर की तरफ जाते हैं एंड सेटल डाउन, वहाँ बैठ जाते हैं। इट वॉज द 9th of August 1945, ये था 9 अगस्त 1945 उस दिन की जो डेट है। 3 days बैक, 3 दिन पहले, ही फेल्ट द सेम एगनी, उन्होंने ऐसा ही जो पेन था, एगनी मतलब क्या हुआ, पेन उन्होंने महसूस किया था, एज इफ समवन हैड टॉर्न हिम पार्ट, जैसे कि किसी ने उनको बीच से चीर दिया हो। ही वॉज डीपली हर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे, एंड डिप्रेस्ड थे व्हेन ही हर्ड ऑन द रेडियो, जब उन्होंने सुना था रेडियो में, दैट अमेरिका हैड ड्रॉप्ड एन एटम बम, कि अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिरा दिया है। कहाँ गिरा दिया है? ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमा में। टुडे, आज, विद इन 3 days अनदर बॉम्ब, 3 दिन बाद एक और बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन अनदर सिटी, एक और बम को गिरा दिया गया था। वो सिटी कौन सा था? नागासाकी, एंड लैक्स ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड, और लाखों लोग मारे गए थे। ही हैड हर्ड दैट द ब्लास्ट रिलीज सो मच एनर्जी, उन्होंने ये सुना कि जो ब्लास्ट था उसने काफ़ी एनर्जी रिलीज करी थी, दैट इट हैड पील्ड ऑल पास्ट, पील्ड मतलब किसी चीज़ को वीक कर देना या किसी चीज़ को एकदम छोटा दिखाने लगना, दैट हिट पील्ड ऑल पास्ट डिस्ट्रक्शन इन कंपेरिजन, कह रहा है कि जितने भी पिछले डिस्ट्रक्शन हुए थे उन सबको बहुत छोटा दिखने लगा था इसके सामने। एंड द डेथ हैड प्लेड आउट अ पिटीबल डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, और जो मौत थी वो नाच रही थी, इतने लोग मर रहे थे। द फ्लेम्स दैट ब्रोक आउट ऑफ द बॉम्ब, जो आग के लपटें उस बॉम्ब के फटने से निकली थी, वर बर्निंग एंड मेल्टिंग एंड एक्सप्लोडिंग बिल्डिंग, वो जला रही थी, मेल्ट कर रही थी और एक्सप्लोड कर रही थी, क्या किसमें? बिल्डिंग्स के अंदर। स्केयर्ड ऑफ द हीट, गर्मी से डर के, जो किसकी थी? ऑफ द बॉम्ब। पीपल हैड जम्प्ड इनटू लेक्स एंड रिवर, जो लोग थे वो लेक और रिवर में कूद रहे थे। बट द वाटर वॉज बॉइलिंग, मगर पानी भी उबल रहा था, एंड पीपल टू वर बर्न, और पीपल तब भी जल रहे थे, एंड किल और मर जा रहे थे। द एनिमल्स इन द वाटर वर ऑलरेडी बॉइल्ड टू डेथ, जो एनिमल्स उस पानी में रह रहे थे वो पहले ही मर चुके थे। एनिमल्स, ट्रीज, हर्ब्स, फ्रेगनेंट फ्लावरिंग प्लांट्स वर ऑल टर्न इनटू एशेस, एनिमल्स, ट्री, जितनी चीज़ें थी सब वो राख में बदल चुकी थी। द एटॉमिक एनर्जी डिस्ट्रक्शन हैड जस्ट नॉट स्टॉप देयर, एटॉमिक एनर्जी ने जो डिस्ट्रक्शन, जो विनाश फैलाया था वो वहीं नहीं रुका था सिर्फ। इट हैड इंटर्ड द एटमॉस्फेयर देयर एंड हैड स्प्रेड रेडिएशन, कह रहा है कि वो एटमॉस्फेयर में पहुंच गया था और उसने पूरे रेडिएशन फैला दिया था। दैट वुड अफेक्ट, जो कि अफेक्ट करता किसको? पीपल फॉर जनरेशन, लोगों को जनरेशन तक, उनकी आगे आने वाली जो जनरेशन थी उनको भी अफेक्ट करता। टू कम एंड वुड ऑल्सो ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और उसने ऐसे बायोलॉजिकल चेंज भी कर दिए थे, ऐसे डीएनए में चेंज कर दिए थे जो कि अब रिवर्स नहीं हो सकते, जो वापस नहीं हो सकते, इतना नुकसान कर दिया था। एज द न्यूज ऑफ द एटॉमिक अटैक रीच आइंस्टीन, जैसे ही जो एटॉमिक अटैक की न्यूज थी वो आइंस्टीन के पास पहुंची, ही बिकेम अवेयर ऑफ द ग्लेयरिंग हॉरर ऑफ द अब्यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, कि वो जान चुके थे कि ये जो एटॉमिक एनर्जी का मिसयूज है ये कितना भयावह होने वाला है। हिज डिस्ट्रेस एंड रेस्टलेसनेस न्यू नो बाउंड, उनकी जो थकान थी या फिर जो उदासी थी और उनकी जो थकान थी अब उसकी कोई सीमा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो इतना अंदर से परेशान हो चुके थे। ही कुडेंट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एंड पिक्ड अप, इसीलिए पिक्ड अप हिज वायलेंस टू टर्न हिज माइंड ऑन टू अनदर थिंग, तो उन्होंने अपना वायलिन उठा लिया अपने दिमाग को कहीं और लगाने के लिए। वाइल प्लेइंग द वायलिन ही ट्राई टू डिजॉल्व हिज डिस्ट्रेस इन हिट सैड नोट्स, कह रहा है कि जब वो वायलिन बजा रहे थे तब उन्होंने ट्राई किया कि वो किसी तरह जो अपनी परेशानी है, डिस्ट्रेस है, वो एक अपने सैड नोट्स में कन्वर्ट कर सकें उसको, मतलब एक दुखी वाली टोन बजा सकें। बट कुडेंट, मगर वो नहीं कर पाए। ही वॉज बर्निंग ऑन द एम्बर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब वो जो डिस्ट्रक्शन था वो इतना भयावह था कि उसके बाद भी जो चीज़ें थी उससे वो एकदम परेशान हो रहे थे, बर्न हो रहे थे, अंदर से जले जा रहे थे। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद एन ओशन ऑफ एग्नी एंड टीयर्स, उनका जो दिल था वो पीड़ा से और आंसुओं से भर गया था। जस्ट कंटिन्यूड स्ट्रीमिंग अनकंट्रोलबली आउट ऑफ आइज, और जो यहाँ तक तो वो था, मतलब उनका हार्ट जो था वो पेन से भर गया था। एंड जो उनके टीयर थे, जो आंसू थे, वो बिना रुके आंखों से आते जा रहे थे। नाइट हैड फॉलन, हिज डॉटर केम अप एंड आस्क्ड हिम टू ईट समथिंग एज ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग फॉर द लास्ट 4 days।
His voice was restrained and he said, I don't feel like eating. जैसे ही रात हुई, मतलब नाइट हैड फॉलन, जैसे ही रात आई, हिज डॉटर, उनकी जो लड़की थी वो आई और उन्होंने पूछा कि आप कुछ खाने के लिए पूछा, एज ही हैड, क्योंकि उन्होंने काफ़ी 4 दिनों से कुछ खाया नहीं था. हिज वॉइस वॉज डिस्टेन एंड सेड, उन्होंने दबी हुई आवाज़ से बोला कि मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है. He couldn't sleep that night. वो उस रात सो नहीं पाए. Lying down, he was thinking how he had drawn the attention of then American President Roosevelt towards the destructive powers of an atomic bomb. वो रात को लेटे लेटे ये सोचते रहे कि कैसे उन्होंने उस समय के जो प्रेसिडेंट थे रूसवेल्ट, उनका ध्यान इस डिस्ट्रक्टिव पावर एटॉमिक बॉम्ब की तरफ केंद्रित कर दिया था, खींच लिया था. ही हैड थॉट दैट दिस वुड बी यूज टू स्केयर हिटलर. वो सोच रहे थे कि इसको तो हिटलर को डराने के लिए यूज करना था. एंड पुट एन एंड टू द बार्बरिज्म दैट हिटलर वॉज अप टू. कह रहा था कि जो हिटलर के द्वारा बार्बरिज्म था, एक तरीके से मतलब जो अत्याचार फैलाया जा रहा था, उसका रोकना था. हाउएवर, जबकि रूसवेल्ट केप्ट हिम इन द डार्क एंड, रूसवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, उन्होंने उसको आइंस्टीन को अंधकार में रखा एंड मेड फॉल्स प्रोसेस, और उनके साथ झूठे वादे किए. इवेंचुअली ही हैड अब्यूज्ड आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ E इक्वल टू mc स्क्वायर दैट रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट्स. कह रहे हैं कि जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने E इक्वल टू mc स्क्वायर का गलत तरीके से यूज़ किया और बहुत से डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट्स किए. His action had made science and scientists as murderer. उनके एक्शन ने साइंस और साइंटिस्ट को हत्यारा बना दिया था. आइंस्टीन kept on thinking for a long time. आइंस्टीन काफ़ी देर तक ये सोचते रहे. Eventually he slipped into sleep. और अंततः वो सो गए. When he woke up at dawn, there was a new dawn in him too. जब वो सुबह उठे तो उनके अंदर भी एक सुबह हो चुकी थी. The atomic threat had transformed his heart. जो एटॉमिक का खतरा था, उनके दिल को उसने चेंज कर दिया था, उनके सोचने के तरीके को चेंज कर दिया था. उनको समझ में आ चुका था कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं हुई थी. Why did Einstein refuse to eat? आइंस्टीन ने खाने से क्यों मना कर दिया था? As he felt happy, as he felt worried, as he felt guilty, as he felt sick. क्योंकि वो खुश थे? नहीं. क्योंकि वो चिंतित थे? नहीं. As he felt guilty, वो अपने आप को दोषी मान रहे थे अंदर से, क्योंकि उनको ये लगता था कि उन्हीं ने न्यूक्लियर बम बनाया है, इसीलिए हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा है. तभी वहाँ के प्रेसिडेंट को, क्योंकि उन्हीं ने कहा था, उन्हीं ने दिखाया था, एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताया था ना, तो वो अपने आप को दोषी मान रहे हैं. इसी वजह से वो उन्होंने खाना से मना किया था. तो थर्ड वाला आंसर होगा. और वो बीमार भी नहीं था, तो फोर्थ वाला भी नहीं होगा. सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. क्या होगा भाई? वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ इन हिरोशिमा, आइंस्टीन एंड हिज वायलेंस, एटम बॉम्ब्स. भाई जो आइंस्टीन थे, ये बहुत ज़्यादा दुख किस चीज़ में हो गए थे? क्योंकि जब उन्होंने काफ़ी लोगों को मरते हुए देखा, ठीक है, काफ़ी जो सिटीज़ थी, जो सिटी दोनों में गिराया गया था, वो बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है, सब कुछ एकदम तहस नहस हो चुका था. अगर थोड़ा सा व्यापक रूप, थोड़ा सा बड़े रूप में सोचें तो एटम बॉम्ब से तो था नहीं, सिर्फ काफ़ी चीज़ें हुई थी. आइंस्टीन एंड वायलेंस वाली बात तो होगी नहीं. हिरोशिमा में डेथ, वो भी नहीं था. वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, कि वॉर और उसके बाद के जो परिणाम हैं वो कितने भयावह होते हैं कि आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट को भी हिला के रख सकते हैं ना. तो यहाँ पे क्या होगा? वॉर एंड डिस्ट्रक्शन. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? सेंट्रल थीम क्या है? पूरा पैसेज किसके इर्द गिर्द घूमता रहा? आइंस्टीन और उसकी लाइफ के बारे में? नहीं. एटॉमिक वॉर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हो सकता है. आइंस्टीन और उनके लव, जो उनका प्यार था म्यूजिक के लिए? नहीं. साइंस एंड इट्स बैड साइड, क्या साइंस और उसकी जो बैड साइड उसका? नहीं. पूरा जो थीम है, जो पूरा पैसेज इर्द गिर्द किसके घूमते रहा है? एटॉमिक वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, एटॉमिक वॉर और उसके परिणाम में. ठीक है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर सेट फ्रॉम द पैसेज. सेट मतलब जब सूर्य सेट हो रहा था, मतलब सूर्यास्त हो रहा था, तो क्या होगा उल्टा? सोचो. लेवल, राइज, गेट अप, स्टैंड. राइज मतलब उदय हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा? राइज होगा. तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है,
और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।